नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ब्रिटिश भारत में शासन की नींव रखने वाले कुछ शुरुआती कानूनों की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं, कैसे एक व्यापारिक कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक क्षेत्रीय ताकत बन गई। और ये कहानी देखिए शुरू होती है 1608 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचे। सिर्फ व्यापारी बनकर। हाँ, बिल्कुल सिर्फ व्यापारी। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक चार्टर दिया था, मतलब भारत के साथ व्यापार करने का एक विशेष अधिकार। तो मकसद साफ था, मसाले, कपास, चाय का व्यापार करना। बिल्कुल, हुकूमत करना नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है 1765 में। हाँ, 1765 का साल बहुत अहम है। कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। और ये दीवानी अधिकार मतलब आसान भाषा में टैक्स वसूलने का हक। और दीवानी मुकदमों का फैसला करने का भी हक। सही कहा। और यहीं से एक ट्रेडिंग कंपनी के शासक बनने का सफर शुरू हो जाता है। और इसी मोड़ ने ब्रिटेन में मतलब खलबली मचा दी थी। खलबली तो मचनी ही थी। कंपनी के अधिकारी रातों रात अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। ब्रिटेन एक साम्राज्य बना रहा था, लेकिन लगभग गलती से। ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी। ये तो एक बेलगाम हो चुकी कंपनी पर काबू पाने की एक बेचैन कोशिश थी। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि इस बिगड़ती हुई हालत को देखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा कैसे बनाना शुरू किया। हम 1773 से 1786 के बीच पास हुए कुछ बेहद अहम कानूनों पर ध्यान देंगे। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खुलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कानून उस दौर की शुरुआत करते हैं जिसे हम कंपनी का शासन कहते हैं, जो 1773 से 1858 तक चला। हाँ, और जिसके बाद फिर ताज का शासन आया 1858 से 1947 तक। तो आज हम उस पहली ईंट को देखेंगे जिससे इस पूरी इमारत की नींव रखी गई। तो पहली ईंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमारे स्रोत कहते हैं कि यह संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा कदम था। पर क्यों? यह सिर्फ एक कानून था या उससे बढ़कर कुछ था? ये कानून से कहीं ज्यादा था। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रिटिश सरकार का पहला कह सकते हैं कबूलनामा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई है। अच्छा। ये पहला मौका था जब ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के कामों को रेगुलेट करने यानी नियंत्रित करने की जिम्मेदारी उठाई। तो एक तरह से उस अनचाहे बच्चे को अपनाने जैसा था जो अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया था। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। मतलब ये एक आधिकारिक मोहर थी कि कंपनी अब एक राजनीतिक ताकत भी है। तो इस कानून ने जमीन पर क्या बदला? कैसे उन्होंने इस बेलगाम ताकत पर लगाम कसने की कोशिश की? उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था सत्ता का केंद्रीकरण। हाँ, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। बिल्कुल। तो सिर्फ पद का नाम बदला या शक्तियां भी बढ़ीं और उनकी मदद के लिए एक परिषद भी तो बनाई गई थी? हाँ, यही तो बात है। अकेले गवर्नर जनरल ही क्यों नहीं? ये 4 लोगों की परिषद बनाने के पीछे क्या सोच थी? क्या ये उन पर एक तरह का अंकुश था? बहुत अच्छा सवाल है और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी और वो उन पर एक तरह का अंकुश ही थी। अच्छा। गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत से ही फैसला लेना होता था। ओके। दूसरा बड़ा बदलाव ये था कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर, जो पहले अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के राजा हुआ करते थे, हाँ, वो तो स्वतंत्र थे। बिल्कुल, अब उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो एक तरह से पूरे भारत में कंपनी के शासन के लिए एक हिरार्की बनाई जा रही थी और हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। एकदम सही। इसके अलावा न्याय व्यवस्था को एक औपचारिक शक्ल देने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो 1774 में बना। हाँ, 1774 में। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जज थे। और सबसे जरूरी बात, इस कानून ने उस भ्रष्टाचार पर सीधा हमला किया जिसकी वजह से ये सारी कवायद शुरू हुई थी। अच्छा, वो हिस्सा जहां कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई गई थी। हाँ, और ये बहुत जरूरी था।
कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार करके और स्थानीय राजा नवाबों से तोहफे और रिश्वत लेकर मतलब माला माल हो रहे थे। इस एक्ट ने उन पर किसी भी तरह के निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। और लंदन में बैठी सरकार का नियंत्रण कैसे मजबूत हुआ? वो ऐसे कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो शेयरधारकों के प्रतिनिधि थे, हाँ, उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया कि वो भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की सारी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दें। मतलब अब कंपनी को लंदन में जवाब देना पड़ता था। ठीक है, तो 1773 का एक्ट एक तरह से सिस्टम का वर्जन 1.0 था, और जैसा कि हर पहले वर्जन में होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। बिल्कुल। तो कहां पर दिक्कतें आनी शुरू हुई कि सिर्फ 8 साल में ही एक और कानून 1781 का संशोधन अधिनियम लाना पड़ गया? सबसे बड़ी दिक्कत आए शक्तियों के टकराव से। शक्तियों का टकराव? हाँ, एक तरफ थी नई नई बनी कार्यकारी शक्ति गवर्नर जनरल और उनकी परिषद, और दूसरी तरफ की उतनी ही नई बनी न्यायिक शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। दोनों के बीच लगातार इस बात पर ठनी रहती थी कि किसका अधिकार कहाँ खत्म होता है और किसका कहाँ से शुरू होता है। अरे वाह, तो ये तो आज की एग्जीक्यूटिव बनाम जुडिशरी की लड़ाई का 18वीं सदी का संस्करण था। हाँ, कह सकते हैं। वो 250 साल पहले भी यही तय करने की कोशिश कर रहे थे कि असली बॉस कौन है। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने इस झगड़े को कैसे सुलझाया? इसने बहुत साफ तौर पर लाइनें खींच दी। पहला, इसने कहा कि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद अगर अपनी आधिकारिक हैसियत से कोई काम करते हैं तो उन पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब उन्हें काम करने की आजादी दी गई। हाँ, यही छूट कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को भी उनके सरकारी कामों के लिए मिली। यानी सरकार को अदालत के डर के बिना काम करने दिया गया। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फैसला ये था कि राजस्व वसूलने से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए गए। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि कंपनी की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत ही टैक्स था। सही बात है। सरकार के पैसे रुपए के मामलों में अदालत दखल नहीं दे सकती थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास बचा क्या, अगर वो सरकार और उसके पैसों का हाथ नहीं लगा सकती थी? इस कानून ने ये भी साफ किया, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के सभी निवासियों पर था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज जोड़ी गई। वो क्या? अदालत को निर्देश दिया गया कि वो मुकदमों का फैसला प्रतिवादी के निजी कानून के हिसाब से करें। मतलब हिंदुओं के मामले हिंदू कानून से और मुसलमानों के मामले मुस्लिम कानून के हिसाब से तय होंगे। ये तो बड़ी बात है। एक तरह से स्थानीय कानूनों को मान्यता दी गई। हाँ। और अपीलों का क्या हुआ? अपीलों की व्यवस्था भी बदली गई। अब प्रांतीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाती थी। अच्छा, तो इससे तो गवर्नर जनरल की ताकत और भी बढ़ गई, क्योंकि अब वो सबसे बड़ी अपील की अदालत भी बन गए थे। बिल्कुल। तो 1781 के एक्ट ने भारत में गवर्नर जनरल को बहुत ताकतवर बना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इससे लंदन में बैठी सरकार को थोड़ी चिंता जरूर हुई होगी। क्यों? भारत में एक बहुत ताकतवर आदमी जिसके पास अपनी सेना है, ये तो एक खतरनाक कॉकटेल है। क्या इसी सोच का नतीजा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट? आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसी डर और इसी सोच का नतीजा था। इस एक्ट ने तो खेल ही बदल दिया। ऐसा क्या था उसमें? ये 2 वजहों से बेहद अहम था। पहली वजह तो शब्दों का इस्तेमाल थी। इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के इलाकों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। एक मिनट, भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है ना? कंपनी का इलाका और ब्रिटिश संपत्ति में तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब अब वो छिपा भी नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश जमीन है। ये तो एक तरह से कब्जे का आधिकारिक ऐलान हो गया। हाँ, ये इरादों का खुला ऐलान था। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि इस एक्ट ने भारत में कंपनी के मामलों और प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया। सर्वोच्च नियंत्रण? हाँ, अब सिर्फ रिपोर्ट नहीं मांगनी थी बल्कि सीधे सीधे हुक्म चलाना था। तो इस सर्वोच्च नियंत्रण को लागू कैसे किया गया? इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब लेकिन चालाक व्यवस्था बनाई, जिसे दोहरी सरकार या डबल गवर्नमेंट कहते हैं। दोहरी सरकार? हाँ, ये इस एक्ट की सबसे बड़ी पहचान है। ये सुनने में बहुत जटिल और कंफ्यूजिंग लगता है। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था कि कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, व्यापारिक यानी कमर्शियल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। अच्छा। कंपनी की पुरानी बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामले देखने की इजाजत दे दी गई। लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए? राजनीतिक मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नया निकाय बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा,
तो कंपनी व्यापार देखें और सरकार राजनीति, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास क्या ताकतें थी? ब्रिटिश संपत्ति से जुड़े सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों के संचालन और पर्यवेक्षण करने का अधिकार था। आसान शब्दों में? आसान शब्दों में, सेना क्या करेगी, प्रशासन कैसे चलेगा, टैक्स कहाँ लगेगा, ये सब फैसले अब लंदन में बैठा ये बोर्ड करेगा। मतलब सत्ता असल में कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। बिल्कुल। लेकिन ये दोहरी सरकार वाली व्यवस्था सुनने में ही बहुत अव्यवहारिक लगती है। एक ही संस्था के दो मालिक, क्या ये जमीन पर वाकई काम करती थी? आपका शक बिल्कुल जायज है। ये एक क्लासिक राजनीतिक समझौता था। देखिए, कंपनी के शेयर होल्डर्स बहुत ताकतवर थे, उन्हें आप एकदम से हटा नहीं सकते थे। और संसद को राजनीतिक नियंत्रण चाहिए था। सही कहा। तो उन्होंने ये मिला जुला सा ढांचा बना दिया। कंपनी दुकान चला सकती थी, लेकिन दुकान में क्या होगा ये सरकार तय करेगी। ये एक जटिल और धीमी प्रणाली थी, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार का मकसद पूरा कर दिया। अब तक के कानून किसी बड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए लाए गए थे, लेकिन इसके सिर्फ 2 साल बाद 1786 में जो अधिनियम आया वो थोड़ा अलग लगता है। अलग तो था। वो किसी सिस्टम के बारे में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, लॉर्ड कॉर्नवालिस के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, ये एक बहुत ही खास कानून था जो एक व्यक्ति की शर्तें पूरी करने के लिए बनाया गया था। एक व्यक्ति के लिए? जी। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार के बाद ब्रिटेन लौटे थे और उनकी छवि एक बड़े ईमानदार और काबिल प्रशासक की थी। तो जब उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने अपनी शर्तें रख दी। क्या बात है! मतलब वो ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी नियुक्ति की शर्तें तय कर रहे थे। ऐसी क्या मांगे थी उनकी जो सरकार को कानून बदलना पड़ा? उनकी 2 मुख्य मांगे थीं। पहली, उन्हें विशेष मामलों में अपनी परिषद के फैसले को अनदेखा करने, मतलब ओवरराइड करने की ताकत दी जाए। अच्छा। वो चाहते थे कि आखिरी फैसला उनका हो। मतलब वो परिषद को सिर्फ एक सलाहकार बॉडी बनाना चाहते थे, न कि एक ऐसी संस्था जो उनके फैसलों को रोक सके। बिल्कुल। और दूसरी मांग? दूसरी मांग थी कि वो कमांडर इन चीफ भी होंगे। कमांडर इन चीफ भी? हाँ, यानी भारत में सर्वोच्च नागरिक शक्ति और सर्वोच्च सैन्य शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। ये बहुत बड़ी मांग थी। और ब्रिटिश सरकार मान गई? वो कॉर्नवालिस को हर हाल में भारत भेजना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वही भारत में फैले भ्रष्टाचार को ठीक कर सकते हैं। तो उनकी मांगे मान ली गई? हाँ, उनकी दोनों मांगे मान ली गईं और उन्हें पूरा करने के लिए 1786 का अधिनियम पास किया गया। इस एक कानून ने गवर्नर जनरल के पद को, कह सकते हैं, असीमित शक्तियों वाला बना दिया। तो सिर्फ 13-14 साल के छोटे से वक्फे में हमने एक व्यापारिक कंपनी को काबू करने की पहली हिचकिचाहट भरी कोशिश से 1773 में, 1784 में, और फिर गवर्नर जनरल के पद को एक तानाशाह जितनी ताकत देने 1786 तक का सफर देखा। ये बदलाव तो बहुत ही तेज था। ये वाकई भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे के विकास का सबसे तूफानी और अहम दौर था। इन कानूनों ने वो बुनियाद डाली जिस पर अगले लगभग 150 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत की इमारत खड़ी रही। हर नया कानून पिछले की कमियों को दूर करता गया और नियंत्रण को और सख्त करता गया, है ना? बिल्कुल। इन सभी स्रोतों की गहराई में उतरने के बाद एक सवाल मन में आता है। और वो सवाल क्या है? हमने इन शुरुआती कानूनों में कार्यकारी शक्ति यानी गवर्नर जनरल और न्यायिक शक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के बीच एक साफ तनाव देखा। शक्तियों को लगातार परिभाषित और फिर से परिभाषित किया जा रहा था। एक खींचतान थी। क्या इस शुरुआती संघर्ष ने, इस खींचतान ने भविष्य में भारत के संविधान निर्माताओं की सोच पर कोई असर डाला होगा, जब वो एक आजाद देश के लिए शक्तियों के बंटवारे यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर काम कर रहे थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।